नाउ पीके क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये आपकी क्लास होने वाली है बाल मनोविज्ञान की मैराथन क्लास होने वाली है आज सुपर टेट में। जो आपका बाल मनोविज्ञान शिक्षण कौशल जीवन कौशल आता है तो उसमें आपकी बाल मनोविज्ञान की क्लास है। ये किसकी क्लास है? बाल मनोविज्ञान की क्लास है महा मैराथन। इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं देखे होंगे अब तक के पीवाईक्यूज़ वगैरह में। पीवाईक्यूज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं ये, आपके पीवाईक्यूज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बाल मनोविज्ञान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपकी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? बाल मनोविज्ञान के ये क्वेश्चंस हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सर्कल कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल मनोविज्ञान का जनक यानी कि बाल मनोविज्ञान का फादर किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका विल्हेम बुंट। बी ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। सी ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्राइड। डी ऑप्शन है आपका B.F. स्किनर। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका विल्हेम बुंट। बी ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। सी ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्राइड। डी ऑप्शन है आपका B.F. स्किनर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, विल्हेम बुंट को जनक नहीं कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक, ना ही B.F. स्किनर को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक? तो कहा जाता है जीन पियाजे को। किसे कहा जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक? जीन पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आपको पता ही होगा सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, ना ही कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कट हो जाएगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं होते विशिष्ट, केवल कुछ की बात नहीं करनी है हमें। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं तो कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट भी नहीं होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सबसे उत्तम है। देखो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चे एक जैसे होते ही नहीं है, तो एक जैसे वाले काट दो। और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी काट दो। प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, चाहे जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? ए ऑप्शन है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बी ऑप्शन है आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत। सी ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। डी ऑप्शन है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत।
तो कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो देखो, व्यवहारात्मक सिद्धांत नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ना ही आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, बचा ए ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-5 के वर्षों के अनुभवों पर आधारित कौन सा सिद्धांत होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जो कभी एंड नहीं होती है। ठीक है, जो कभी एंड नहीं होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। अंत नहीं होता है के लिए मैंने क्रॉस बनाया है। विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत, बी ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है आपका एकीकरण का सिद्धांत, डी ऑप्शन है आपका अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो देखो, अंतः संबंध का सिद्धांत नहीं है, ये कभी ना समाप्त होने वाली कह रहा है। अंतः संबंध का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, अंतः क्रिया का सिद्धांत नहीं है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब विकास जो है वो लगातार चल रहा है। विकास क्या हो रहा है? लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, जीवन पर्यंत तक चलता है ये विकास। ठीक है, तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। कभी नहीं समाप्त हो रहा है तो मतलब निरंतर चलता आ रहा है, निरंतर विकास चलता आ रहा है, तो वो कौन सा सिद्धांत हो गया आपका? निरंतरता का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है आपका उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, डी ऑप्शन है आपका किशोरावस्था। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो देखो, खिलौनों की आयु कह रहा है, ये टॉय एज कह रहा है, तो ना तो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही शैशवावस्था को कहा जाता है, और ना ही किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा खेलता थोड़ी है खिलौनों से। खिलौनों की आयु आपका क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? ए ऑप्शन है बैलेंटाइन ने, बी ऑप्शन है स्टैनली हॉल ने, सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, डी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक ने। तो तनाव एवं तूफान की अवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बीएड से चलता हुआ आ रहा है। तो देखो, बैलेंटाइन ने नहीं कहा है तनाव एवं तूफान की अवस्था, ना ही क्रो एंड क्रो ने कहा है, ना थॉर्नडाइक ने कहा है। तो तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टैनली हॉल। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बालक का विकास आनुवांशिकता तथा पर्यावरण का क्या है? बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का क्या है? ए ऑप्शन है योगफल। बी ऑप्शन देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको बी ऑप्शन दिखेगा, एक सेकंड। बी ऑप्शन है आपका गुणनफल, सी ऑप्शन है आपका शेषफल, डी ऑप्शन है आपका भागफल। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का क्या है? बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? ए ऑप्शन है आपका पैर से सिर की ओर, बी ऑप्शन है आपका सिर से पैर की ओर, सी ऑप्शन है आपका मध्य से बाहर की ओर, डी ऑप्शन है आपका बाहर से मध्य की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पैर से सिर की ओर नहीं होता है, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। ना ही मध्य से बाहर की ओर होता है, ना ही बाहर से मध्य की ओर होता है। तो आपका विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता का सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है आपका प्रवाह, बी ऑप्शन है आपका लचीलापन, सी ऑप्शन है आपका मौलिकता, डी ऑप्शन है आपका रटना, मेमोराइजिंग। तो देखिए क्रिएटिविटी का तत्व पूछ रहा है आपसे, तो प्रवाह क्रिएटिविटी का होता है, फ्लुएंसी, लचीलापन भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता भी होता है, ओरिजिनलिटी। आपका मेमोराइजिंग, रटना जो है क्रिएटिविटी का तत्व नहीं होता है। आपका जो रटना है, जो रटन है, मेमोराइजिंग है, वो आपका क्रिएटिविटी का तत्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रटना। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर। टेन देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर क्या है? उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन है आपका जेबी वॉटसन, बी ऑप्शन है आपका GW ऑलपोर्ट, सी ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्राइड, डी ऑप्शन है आपका BF स्किनर। तो देखिए जेबी वॉटसन ने नहीं कहा है ये कथन, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही ये आपका सिगमंड फ्राइड ने कहा है और ना ही ये आपका BF स्किनर ने कहा है। किसने? BF स्किनर ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, GW ऑलपोर्ट। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है?
GW ऑलपोर्ट ने दी है। किसने दी है? GW ऑलपोर्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है आपका पावलाव, बी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है आपका कोहलर, डी ऑप्शन है आपका स्कीनर। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? क्या पूछा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो देखो पावलाव ने नहीं दिया है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ना ही कोहलर ने दिया है, कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया है। ना ही स्कीनर ने दिया है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इवान पावलाव यानी कि पावलाव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? पावलाव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है आपका बिल्ली, बी ऑप्शन है चूहा, सी ऑप्शन है कुत्ता, डी ऑप्शन है चिंपांजी। तो पावलाव की पूछ रहा है, ये किसकी पूछ रहा है? पावलाव की। तो देखो बिल्ली पे नहीं किया था पावलाव ने, ना ही चूहे पर किया था, स्कीनर ने किया था चूहे पर, ना ही चिंपांजी पर किया था, कोहलर ने किया था चिंपांजी पर। तो बचा क्या? कुत्ता। किसने किया था? कुत्ते पर पावलाव ने किया था। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुत्ता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है आपका BF स्कीनर, ए ऑप्शन है आपका BF स्कीनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के, बी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है आपका अल्बर्ट बंडूरा, डी ऑप्शन है आपका लेब वाइगोत्स्की। तो देखिए ना तो आपका लेब वाइगोत्स्की ने किया है, ना ही अल्बर्ट बंडूरा ने किया है, और ना ही थॉर्नडाइक ने किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने किया है? ए ऑप्शन क्या था आपका? BF स्कीनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? BF स्कीनर हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 13 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BF स्कीनर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया यानी कि इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन है आपका व्यवहारवादियों ने, बी ऑप्शन है आपका गेस्टाल्टवादियों ने, सी ऑप्शन है आपका संरचनावादियों ने, डी ऑप्शन है आपका मनोविश्लेषणवादियों ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, सूझ का सिद्धांत ना तो व्यवहारवादियों ने दिया है, ना ही संरचनावादियों ने दिया है, ना ही मनोविश्लेषणवादियों ने दिया है। किसने दिया है सूझ का सिद्धांत? इनसाइट लर्निंग की थ्योरी किसने दी है? ये दी है आपका गेस्टाल्टवादियों ने। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा, ए ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी ऑप्शन है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, सी ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी ऑप्शन है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, बी ऑप्शन कट हो जाएगा। ना ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। ना ही मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था वो क्या था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था वो था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो 15 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ए ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 16 का देखो संवेदी प्रेरक नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक नहीं है, दूसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। ठीक है, संवेदी पहली है, पूर्व संक्रियात्मक दूसरी है, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी है, औपचारिक संक्रियात्मक चौथी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 17 देखिए, 17 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? ए ऑप्शन है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, बी ऑप्शन है आपका आनुवांशिकी, सी ऑप्शन है आपका पुरस्कार और दंड, डी ऑप्शन है आपका अनुकरण। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे वो सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो आनुवांशिकी के बारे में नहीं बात करते हैं, ना ही पुरस्कार दंड के बारे में, ना ही अनुकरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। समाज से जो अंतःक्रिया हो रही है, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ZPD की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ZPD की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है जॉन ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है जॉन ऑफ पास्ट डेवलपमेंट। तो देखिए जॉन ऑफ पास्ट डेवलपमेंट नहीं है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। ना ही जॉन ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट है, ना ही जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट है। ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो देखिए मुख्य नियम है एक और दूसरे हैं दो टाइप के नियम आप थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तो मुख्य नियम क्या बताए हैं उसने? तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, लेकिन आपका जो है बहु अनुक्रिया का नियम नहीं होता। कौन सा नियम? देखो तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है। कौन सा नियम नहीं होता? बहु अनुक्रिया का नियम।
कौन सा नियम नहीं होता है मुख्य नियम में? बहु अनुक्रिया का नियम। एक प्राइमरी नियम होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी पूछा है, प्राइमरी में तब तब तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, लेकिन बहु अनुक्रिया का ये सेकेंडरी में होता है। तो आपका थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में से कौन सा नियम शामिल नहीं है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका बुद्धि के लिए, बी ऑप्शन है आपका रुचि के लिए, सी ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व के लिए, डी ऑप्शन है आपका अभिक्षमता के लिए। तो देखिए, बुद्धि के लिए नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। रुचि के लिए भी नहीं किया जाता है, आपका बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अभी क्षमता के लिए भी नहीं किया जाता है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी, कितने फैक्टर थ्योरी? 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी? ए ऑप्शन है टर्मन ने, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, सी ऑप्शन है थर्स्टन ने, डी ऑप्शन है गिलफोर्ड ने। तो देखिए 21 का जो राइट आंसर होगा, ना तो टर्मन ने दिया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ना ही थर्स्टन ने दिया, और ना ही गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए ऑप्शन है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, बी ऑप्शन है आपका वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, सी ऑप्शन है आपका मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, डी ऑप्शन है आपका मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु। तो देखिए, ना तो मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु होता है, ना ही मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु होता है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे हैं, तो ना ही वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 होता है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। 22 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, डी है डेविड वेक्सलर ने। तो इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बहुबुद्धि। तो आपको एक ट्रिक लगानी है, बहू को बुद्धि कहाँ आती है? जैसे कोई बहू है, वो गई हुई है कहीं गार्डन वगैरह में, ठीक है, अब उसे याद आ रहा है कि उसकी विंडो खुली रह गई है या उसका डोर खुला रह गया है, तो उसको बहू को बुद्धि कहाँ आ रही है? गार्डन में आ रही है, और गार्डन से बन जाएगा गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल एज का प्रत्यय किसने दिया? सर्वप्रथम पूछा है, मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? ए है बिने साइमन ने,
बी है स्टर्न ने, सी है टर्मन ने, डी है कैटल ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिने साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? मेंटल एज का प्रत्यय प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, प्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो दिया बिने साइमन ने। 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? प्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन है मैक्लीलैंड ने, बी ऑप्शन है मैस्लो ने, सी ऑप्शन है हजवर्ग ने, डी ऑप्शन है स्कीनर ने। तो आप सभी जानते हैं मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये। 25 का आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। प्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैस्लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। 26 देखिए, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए ऑप्शन है पुरस्कार जीतना, बी ऑप्शन है प्रशंसा पाना, सी ऑप्शन है स्वयं की संतुष्टि के लिए पढ़ना, डी ऑप्शन है दंड से बचना। तो देखो दंड से बचने और देखो दंड से बचने के लिए बाहरी अभिप्रेरणा होता है, प्रशंसा पाने के लिए बाहरी अभिप्रेरणा होता है, पुरस्कार जीतने के लिए बाहरी अभिप्रेरणा होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा किसके लिए होता है? स्वयं की संतुष्टि के लिए। जब आप पढ़ रहे हैं खुद की संतुष्टि के लिए, खुद की रुचि के लिए, खुद के आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो होता है आपका इंटरनल। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। कौन सी अभिप्रेरणा होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है आपकी स्वयं की संतुष्टि के लिए पढ़ना। 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 क्या है आपका। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक कोष हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक हैं? ए ऑप्शन है 120, बी है 150, सी है 180, डी है 200। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक हैं? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 180। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक या कोष हैं? 180। 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 स्क्रीन पर। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व, बी ऑप्शन है रुचि, सी ऑप्शन है बुद्धि, डी ऑप्शन है सृजनात्मकता। तो भाटिया का जो आपका प्रयोग किया जाता है वो किसके मापन के लिए किया जाता है? वो किया जाता है बुद्धि के मापन के लिए है। किसके मापन के लिए किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। 28 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सीखने में पठार आने का प्रमुख कारण क्या है? सीखने में पठार आने का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है प्रेरणा का अंत, बी ऑप्शन है थकान, सी ऑप्शन है शारीरिक सीमा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सीखने में पठार आने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो देखो प्रेरणा का अंत भी है कारण, थकान भी है, शारीरिक सीमा भी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी।
तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने में पठार आने का प्रमुख कारण क्या है? उपरोक्त सभी। 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है विलियम मैकडूगल, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, डी ऑप्शन है क्लार्क हल। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका किसने दिया था? मैकडूगल ने। मोस्ट फेमस है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? माँ से मूल प्रवृत्ति, माँ से मैकडूगल। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, बी ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना, सी ऑप्शन है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, डी ऑप्शन है आपका आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी को एक साथ शिक्षा। क्या होता है? सभी को एक साथ शिक्षा देना। तो केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना, ए कट हो जाएगा। केवल मेधावी बच्चों को शिक्षा देना, सी कट हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना, आपको सभी को एक ही स्कूल में पढ़ाना है, अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रकार के बच्चों को बिना भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना ही क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। 31 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका लिखने से, बी ऑप्शन है आपका पढ़ने से, सी ऑप्शन है आपका गणितीय गणना से, डी ऑप्शन है आपका चलने से। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो देखो डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है? लेक्सिया आ रहा है। लेक्सिया का मतलब समझ लो लक्स। ठीक है, क्या समझ लो? लक्स। आप मार्केट में गए लक्स साबुन लेने और उसने आपको क्या दे दिया? सिंथॉल दे दिया। लक्स की जगह क्या दे दिया? सिंथॉल दे दिया। तो आप कैसे बताएंगे कि आपको लक्स नहीं सिंथॉल दिया है? आप पढ़कर बताएंगे। कैसे बताएंगे? आप पढ़कर बताएंगे। तो ये जो डिसलेक्सिया होता है यही क्या है? पढ़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। 32 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 33, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 33। राइटिंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? राइटिंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, सी ऑप्शन है डिस्कैलकुलिया, डी ऑप्शन है डिस्मीथिया। तो देखो आपका डिसलेक्सिया नहीं कहा जाता, ये पढ़ने से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया आपका गणना से संबंधित है। डिस्मीथिया भी आपका लिखने से संबंधित नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया में ग्राफ आ रहा है और आप ग्राफ कैसे बनाते हो? इस तरीके से बनाते हो, लिख कर ही तो प्रदर्शित करते हो ग्राफ को। कैसे प्रदर्शित करते हो? लिख कर प्रदर्शित करते हो। कैसे प्रदर्शित करते हो? ये ग्राफ है, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। तो आप कैसे पता करोगे? लिखकर। ग्राफ को कैसे बताओगे? लिखकर बताओगे। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? आपका लिखने की अक्षमता से संबंधित है। 33 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। गणितीय संबंधी विकार, गणितीय संबंधी विकार मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? मैथ्स, ये मैथ्स होगा मैथ की जगह। मैथ्स लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? गणितीय संबंधी विकार।
तो देखो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, अफेजिया भी नहीं है, गणितीय संबंधी विकार से। तो डिसकैलकुलिया में कैलकुलिया आ रहा है, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर। तो गणित संबंधी विकार क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। इसमें क्या आ रहा है, कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से संबंधित क्या है आपका गणित संबंधी विकार है डिसकैलकुलिया। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है। माइक्रो टीचिंग आपने की होगी, माइक्रो टीचिंग अपने बीएड के लेसन प्लान में बनाए होंगे आपने, वहाँ पर माइक्रो टीचिंग की होगी। तो माइक्रो टीचिंग की कुल अवधि कितनी है, टाइम क्या है। ए है आपका 30 मिनट, बी है आपका 36 मिनट, सी है आपका 40 मिनट, डी है आपका 45 मिनट। तो आपको इंडिया के अकॉर्डिंग ही बताना है, भारतीय प्रतिमान के अकॉर्डिंग ही बताना है सूक्ष्म शिक्षण की अवधि भारत में कितनी मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है आपकी 36 मिनट मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 36 मानी जाती है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होती है, 36 मिनट होती है। 35 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के जनक कौन माने जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के जनक कौन माने जाते हैं। माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान के जनक कौन माने जाते हैं। ए ऑप्शन है आपका DW एलिन, बी ऑप्शन है आपका बी के पासी, सी ऑप्शन है आपका प्रोफेसर DD तिवारी, डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो देखो सूक्ष्म शिक्षण के जो माने जाते हैं वो आपके ना तो बी के पास ही माने जाते हैं, ठीक है, बी के पास ही नहीं माने जाते हैं, डी तिवारी नहीं माने जाते, DD तिवारी, ना डॉक्टर S राधाकृष्णन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण के, एलिन। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, क्या हो माने जाते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, आपका 36 क्या पूछ रहा है, ये भारतीय प्रतिमान के पूछ रहा है। एक मिनट रुकिए। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है, भारतीय प्रतिमान के पूछ रहा है ये, आपके भारतीय प्रतिमान के पूछ रहा है, ओरिजिनल नहीं पूछ रहा है सूक्ष्म शिक्षण के, वरना एलिन माने जाते हैं। ये पूछ रहा है आपका भारतीय प्रतिमान की, भारतीय प्रतिमान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एलिन नहीं माने जाते हैं भारतीय प्रतिमान के, ना ही बी के पास ही माने जाते हैं, ना ही राधा कृष्णन माने जाते हैं। तो 36 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे भारतीय प्रतिमान के जनक पूछ रहा है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग के भारत के प्रतिमान के जनक पूछ रहा है। तो एलिन भारत के नहीं माने जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोफेसर DD तिवारी। 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर DD तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, बी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड एडलर, डी ऑप्शन है कार्ल जुंग। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मनोविश्लेषण के ना तो कार्ल रोजर्स हैं, ठीक है, ना ही आपके अल्फ्रेड एडलर हैं, ना ही आपके कार्ल जुंग हैं। मनोविश्लेषणवाद बहुत फेमस है, इसके प्रवर्तक कौन है आपके, सिगमंड फ्राइड हैं। कौन है, सिगमंड फ्राइड। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड हैं। 37 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं। ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है आपका 3, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 4, नेक्स्ट है आपका 4 और नेक्स्ट है आपका 6।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन देखते हैं, नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। फेमस क्वेश्चन है। नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। कितने हैं? 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। तो 38 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, 6 अवस्थाएं। अवस्थाएं पूछे तो अवस्थाएं, चरण कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कितने चरण हैं? 6 चरण है, 6 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, लर्निंग बाई डूइंग का क्या अर्थ है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में लर्निंग बाई डूइंग का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है आपका व्यवहारिक अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। बी ऑप्शन है आपका किताबों को बार बार पढ़ना। सी ऑप्शन है आपका शिक्षक की नकल करना। डी ऑप्शन है आपका कक्षा में चुपचाप बैठना। लर्निंग बाई डूइंग का क्या मतलब है? तो देखो, लर्निंग बाई डूइंग का ना तो आपका किताबों को बार बार पढ़ना है, ना ही शिक्षक की नकल करना है, ना ही कक्षा में चुपचाप बैठना है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहारिक अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यवहारिक अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्क्रीन पर देखिए 40। किन्हीं दो व्यक्तियों का एक समान न होना बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। बी ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत। डी ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत। तो जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो, दो व्यक्तियों का एक समान न होना मतलब दो व्यक्ति भिन्न होंगे। दो व्यक्ति एक समान नहीं है, इसका मतलब वो भिन्न होंगे, तो वो होता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। 40 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो व्यक्तियों का एक समान न होना बाल विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। एक समान नहीं है मतलब भिन्न है। तो 40 का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन। बी है विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। ये एक्शन रिसर्च की आपने फाइल बनाई होगी, बीएड में जरूर बनाई होगी, बनवाई जाती है। सी ऑप्शन है कक्षा में केवल परीक्षा कराना। डी ऑप्शन है छात्रों को गृह कार्य देना। तो देखो, ना तो नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, ए ऑप्शन कट हो जाएगा, ना ही कक्षा में केवल परीक्षा कराना है, और ना ही छात्रों को होमवर्क देना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। एक्शन रिसर्च में क्या होता है? एक्शन रिसर्च में जो होता है वो होता है विद्यालय की जो भी व्यवहारिक समस्या हैं उनका समाधान किया जाता है, उनका सॉल्यूशन किया जाता है। स्कूल में जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है, व्यवहारिक जो समस्याएं हैं। तो 41 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए स्क्रीन पर। मुझे एक दर्जन बच्चे दो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मुझे एक दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी डॉक्टर चोर वकील बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? मोस्ट फेमस कथन है ये। मुझे एक दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी डॉक्टर चोर वकील बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है जेबी वॉटसन का। बी ऑप्शन है वुडवर्थ का। सी ऑप्शन है स्कीनर का। डी ऑप्शन है फ्राइड का। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। मुझे एक दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? जेबी वॉटसन का है। 42 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्कल कर दे रही हूँ इस पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 42। आगे देखिए 43 क्वेश्चन। 43 क्या है?
अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है? ए है सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है शून्य, डी है उपरोक्त सभी। तो देखो आपकी जो अधिगम का स्थानांतरण जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, शून्य भी होती है। ठीक है, अगर आप पहली चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं, जो आपने अधिगम सीखा है, जो भी सीखेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, अगर नेगेटिव तरीके से आप कर पा रहे हैं, जैसे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और आप साइकिल पहले से जानते हैं, उसका अगर आप सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो नेगेटिव लर्निंग हो जाएगी, ट्रांसफ़र ऑफ नेगेटिव लर्निंग। ठीक है, और अगर आप ना तो पॉजिटिव असर पड़ रहा है ना नेगेटिव असर पड़ रहा है, आपने जो प्रीवियस नॉलेज है जो सीखा हुआ है उसका, तो वो हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का क्या है? पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या है? ए ऑप्शन है नए ज्ञान को पुरानी योजनाओं में शामिल करना, बी ऑप्शन है पुरानी योजनाओं को पूरी तरह बदल देना, एक सेकंड, सी ऑप्शन है आपका समाज के नियमों को हुबहू बदल देना, डी ऑप्शन है केवल भाषा सीखना। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? तो ये आपका जो है एसिमिलेशन का क्या मतलब है, एक बार फिर से देखते हैं। नए ज्ञान को पूरी योजनाओं में शामिल करना, पुरानी योजनाओं में शामिल करना। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण का क्या मतलब होता है? जो भी आपको नया ज्ञान मिल रहा है उसको पुरानी योजनाओं में शामिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है? नए ज्ञान को पुरानी योजनाओं में शामिल करना। 44 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड, 45 देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहाँ स्थापित की गई थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहाँ स्थापित की गई थी? ए ऑप्शन है आपका लिपजिंग जर्मनी में, बी ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में, सी ऑप्शन है आपका लंदन इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है आपका पेरिस फ्रांस में। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहाँ स्थापित की गई? वो स्थापित की आपकी लिपजिंग जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहाँ स्थापित की गई थी? लिपजिंग जर्मनी में स्थापित की गई थी। 45 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ बॉक्स चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, स्मृति आधारित चिंतन, अनुकरणात्मक चिंतन। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ बॉक्स किससे संबंधित है चिंतन? आउट ऑफ बॉक्स चिंतन आपका जो संबंधित है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अपसारी चिंतन से। 46 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो 46 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संरक्षण का क्या अर्थ है? कंजर्वेशन का क्या अर्थ है? ए है वन्य जीवों की रक्षा करना,
बी है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी रूप बदल जाए। सी है केवल अपने विचारों को सही मानना। डी है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। तो आपका 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन का क्या अर्थ है? कुछ भौतिक भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी रूप बदल जाए। कंजर्वेशन का क्या अर्थ है? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी रूप बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास है लंबा गिलास, ठीक है, ये है आपके पास लंबा गिलास और ये है आपके पास चौड़ा गिलास, ठीक है। इसमें भी पानी जो है उतना ही आ रहा है जितना पानी आपका इस चौड़े गिलास में आ रहा है। तो यही क्या है? संरक्षण। कुछ भौतिक धर्म चाहे बाहरी रूप बदल जाए, इनका बाहरी रूप तो बदल रहा है लेकिन भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी रूप बदल जाए। यानी कि पानी दोनों में अंदर जो है पानी वो बराबर ही आ रहा है चाहे उसकी शेप बदल जाए, बाहरी रूप बदल जाए। यही आपका कंजर्वेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी रूप से बदल जाए। 47 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्या है। 48 देखिए सॉरी 48 क्वेश्चन देखिए। स्मृति के 3 चरण कौन से हैं? मेमोरी के 3 चरण कौन से हैं? ए है एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल। देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना, याद करना, ध्यान, रुचि, प्रेरणा। तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, पुनर्प्राप्ति, ठीक है। कूट, एक सेकेंड, कूट संकेतन, भंडारण, पुनः प्राप्ति। स्मृति के 3 चरण कौन है? यही तीनों आपके स्मृति के चरण हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ए है कर्ट लेविन, बी है कोहलर, सी है स्कीनर, डी है हल। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कर्ट लेविन है। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? कर्ट लेविन है। 49 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 देखिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। यहाँ पर हमारी मैराथन फिनिश होती है। टॉप 50 क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर हमने। तो देखिए 50 क्वेश्चंस देखिए। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन। अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा माना जाता है? मतलब कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? शारीरिक दंड देना, बच्चे को कक्षा से बाहर निकालना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और सुधारात्मक उपाय करना। डी ऑप्शन है माता पिता से शिकायत करना। तो देखो नेगेटिव तो आपको कुछ भी नहीं करना है। शारीरिक दंड नहीं देना है, बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकालना है, माता पिता से भी शिकायत नहीं करनी है, आपको बच्चे के फेवर में लेना है ऑप्शन। तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और सुधारात्मक उपाय करना। आपको कारण का पता लगाना है कि वो अवांछित व्यवहार, गलत व्यवहार क्यों कर रहा है, फिर उसका आपको समाधान, सुधार करना है, ठीक है, सुधार के उपाय करने हैं। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने कराए। ये थे आपके बाल मनोविज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को हमारे लाइव में जाकर ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइव में जाकर इस क्लास को पूरा देखें, पूरे 50 क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर लें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और मैराथन के साथ। थैंक यू सो मच।